नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने 45 दिनों तक सत्ता में रहने के बाद आज आखिरकार इस्तीफा दे दिया। ये किसी एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल रहा। इससे पहले प्रधानमंत्री जॉर्ज कैनिंग प्रधानमंत्री के पद पर महज 119 दिन रहे थे। उनका निधन साल 1827 में हुआ था। बता दें, जब से लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनी है तब से ही उनके भारी टैक्स कटौती जैसे फैसलों के कारण बाजार में बुरी तरह से उथल पुथल मच गई। आर्थिक क्षेत्र में ब्रिटेन को बड़ा झटका लगा, जिसके बाद ट्रस को अपने वित्त मंत्री को हटाना पड़ा और फिर गृह मंत्री का भी इस्तीफा हो गया। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री लिज ट्रस आर्थिक और राजनीतिक दोनों पर ब्रिटेन में स्थिरता नहीं ला पाई। ट्रस ने आज संवाददाताओं से कहा कि स्थिति को देखते हुए मैं उस जनादेश को पूरा नहीं कर सकती जिसके लिए मुझे चुना गया था। मैं तब तक प्रधानमंत्री बनी रहूंगी जब तक कि कोई उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं हो जाता। बिल्किस बानो मामले में बलात्कार और कई हत्याओं के दोषियों की रिहाई पर बिल्किस की वकील शोभा गुप्ता ने कड़ी आलोचना करते हुए इसको विनाशकारी करार दिया। लाइव लॉ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब मुझे इसके बारे में बताना होता है तब मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। मुझे ये डरावना लगता है, ये विनाशकारी है, ये निराशाजनक है। ये उस व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल है जिसके साथ बलात्कार किया गया, जिसने परिवार के 14 लोगों को खो दिया। फिर भी बिल्किस ने साहस जुटाया और वो 17 साल तक लड़ाई लड़ सकी। इसलिए बिल्किस अन्य बलात्कार पीड़िताओं के लिए एक उदाहरण बन गई कि आपको अंततः न्याय मिल सकता है, भले ही एक लंबी और कठिन लड़ाई हो। 2017 में हम जश्न मना रहे थे कि सजा बरकरार रखी गई है और बिल्किस को किसी भी बलात्कार पीड़िता से सबसे अधिक मुआवजे का ऐलान किया गया, लेकिन 5 साल के भीतर वो अपनी सुरक्षा को लेकर फिर से चिंता में है क्योंकि उसके बलात्कारी अब खुले घूम रहे हैं। शोभा गुप्ता ने कहा कि इस निर्णय से अन्य महिलाओं का मनोबल टूटेगा जो बलात्कार के खिलाफ न्याय के लिए लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों की समय पूर्व रिहाई के खिलाफ सीबीआई और ट्रायल कोर्ट के जज द्वारा उठाई गई आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने फैसला लिया। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों के दौरान हुए आगजनी के एक मामले में बरी कर दिया। अदालत ने ताहिर हुसैन के साथ ही अन्य 9 लोगों को भी इस मामले में बरी किया है। हालांकि ताहिर हुसैन पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आईपीसी की धाराओं के तहत दंगा करने, गैर कानूनी तरीके से लोगों को इकट्ठा करने, आपराधिक साजिश रचने सहित कई मामलों में मुकदमा चलता रहेगा। अदालत ने इन सभी मामलों को जांच के लिए चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत को भेज दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा है, ये साफ दिखाई देता है कि ताहिर हुसैन व अन्य के खिलाफ आगजनी की धारा 436 को बिना कुछ सोचे समझे ही जोड़ दिया गया। इसलिए इन सभी अभियुक्तों को आगजनी के आरोपों से बरी किया जाता है। हुसैन दंगों को लेकर कई मामलों का सामना कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को याद रखना चाहिए कि लोगों ने उन्हें अपने घर पर बैठकर धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए वोट नहीं दिया है, बल्कि लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करने के लिए दिया है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए आजाद ने यूपी पीईटी परीक्षा के दौरान सरकारी कुप्रबंधन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, भारत में अब लोकतंत्र नहीं रह गया है, बल्कि यहाँ एक राजतंत्र है जो कि लोकतंत्र की तरह दिखाई देता है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दल नौकरियों को लेकर बड़े बड़े वादे करते हैं। कोई कहता है कि आपको 2 करोड़ नौकरियां देंगे। युवा वर्ग एक सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करता है, लेकिन रोजगार को लेकर हालात बहुत खराब हैं। आजाद ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, हालात ये हैं कि चतुर्थ श्रेणी की 10 नौकरियों के लिए 5 लाख लोग आवेदन करते हैं और इन 5 लाख लोगों में से 2 लाख लोगों के पास अच्छी डिग्रियां भी होती हैं। आजाद ने कहा कि लोगों का कहना था कि अगर ये परीक्षा कोई धार्मिक आयोजन होती तो उम्मीदवारों पर फूल बरसाए जाते। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों में और चुनावी रैलियों के लिए नई ट्रेनें चला दी जाती हैं। मुख्यमंत्री को राज्य का अभिभावक होने के नाते इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए था कि सभी छात्र सुरक्षित ढंग से यात्रा कर सकें। आजाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, लेकिन छात्राओं को भी परीक्षा के दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आजाद ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, मुख्यमंत्री को याद रखना चाहिए कि लोगों ने उन्हें इस बात के लिए वोट नहीं दिया है कि वो घर पर बैठकर धार्मिक अनुष्ठान करें, बल्कि इस बात के लिए वोट दिया है कि वो युवाओं की उम्मीदों को पूरा कर सकें। उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने कहा है कि धर्मांतरण और देश के सीमावर्ती इलाकों में हो रही घुसपैठ से आबादी का असंतुलन बढ़ रहा है। होसबले ने सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने की मांग की। उन्होंने ये बात प्रयागराज में आरएसएस की 4 दिन तक चली एक अहम बैठक के बाद पत्रकारों से कही। इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए। होसबले ने कहा कि धर्मांतरण के जो वर्तमान में कानून हैं उनको सख्ती से लागू किया जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संघ का यह मानना है कि धर्मांतरण कर चुके लोगों को आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ की वजह से उत्तरी बिहार के कई जिलों में आबादी का असंतुलन पैदा हो गया है। इन जिलों में पूर्णिया और कटिहार शामिल हैं। संघ के महासचिव ने कहा कि कुछ अन्य राज्यों में भी ऐसा हुआ है और इसलिए संघ का कहना है कि इस विषय पर विचार किया जाना चाहिए। बता दें 5 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर दिए गए अपने संबोधन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी जनसंख्या नीति की मांग की थी और कहा था कि धार्मिक आबादी के असंतुलन को नजरअंदाज न किया जाए। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया आज 6 पैसे की गिरावट के साथ 83.06 के स्तर पर पहुंच गया, लेकिन दिन के अंत में सुधार करते हुए ये 82.75 के स्तर पर बंद हुआ। बता दें रुपए में डॉलर के मुकाबले लगातार गिरावट आ रही है। कल रुपया 83 के पार बंद हुआ था। कांग्रेस के द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष चुने जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी बुरे दिनों में दलितों को बलि का बकरा बना देती है। बता दें खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, वो दलित नेता भी हैं। इसके बाद मायावती ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि उन्होंने दलितों व उपेक्षितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर व उनके समाज के ही हमेशा उपेक्षा व तिरस्कार किया। इस पार्टी को अपने अच्छे दिनों में दलितों की सुरक्षा व सम्मान की याद नहीं आती, बल्कि बुरे दिनों में इनको बलि का बकरा बनाते हैं। मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपने अच्छे दिनों के लंबे समय में गैर दलितों को आगे रखने की याद आती है। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये छलावा नहीं है। पंजाब की भगवंत मान सरकार राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विश्वविद्यालयों के चांसलर के पद से हटा सकती है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की सरकार ने ऐसा किया था और इस संबंध में वहां की विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया था। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य सरकार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें अब राज्यपाल के बजाय मुख्यमंत्री ही चांसलर होंगी। बता दें भगवंत मान सरकार का राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के साथ लगातार टकराव चल रहा है। पंजाब सरकार ने पिछले महीने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था और राज्यपाल ने पहले इसकी अनुमति भी दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस अनुमति को वापस ले लिया था। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने हाल ही में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुरप्रीत वांडर को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से कहा है कि वो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर एस गोसल को भी उनके पद से हटाए। राज्यपाल के मुताबिक डॉक्टर गोसल की नियुक्ति अवैध है और इसके लिए उनसे अनुमति नहीं ली गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वो लोगों को आत्मनिर्भर यानी आम आदमी पार्टी निर्भर बनाना चाहते हैं, जबकि भाजपा लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। अमित शाह ने लोगों से दिल्ली नगर निगम चुनाव में इन दोनों में से एक का चयन करने का आह्वान किया। शाह ने यहाँ तेखंड में कचरे से बिजली बनाने के संयंत्र का उद्घाटन करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में कहा कि केजरीवाल सरकार ने पूर्व के 3 नगर निकायों के साथ सौतेला व्यवहार किया। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल सरकार पर इन तीनों निकायों को 40,000 करोड़ रुपए बकाया हैं। शाह ने कहा कि केजरीवाल जी रोज प्रेस में बयान देते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं और उनका मानना है कि विज्ञापन देकर लोगों को गुमराह किया जा सकता है। शाह ने कहा ये 5 या 7 साल तक काम कर सकता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चल जाता है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि बीजेपी मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेगी। बता दें कि मैनपुरी की सीट समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है। इस सीट पर आने वाले कुछ महीनों में उपचुनाव होगा और बीजेपी ने यह कहकर कि वो यहां पूरी तैयारी और रणनीति बनाकर चुनाव लड़ेगी, अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। निश्चित रूप से मुलायम सिंह यादव जैसे बड़े कद के नेता के निधन के बाद खाली हुई सीट पर चुनावी दंगल भी जोरदार होगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा है कि मैनपुरी में इस बार कमल खिलेगा। मौर्य ने कहा कि हम सभी मुलायम सिंह यादव की इज्जत करते हैं और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा था कि वो मैनपुरी में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज 43वें दिन आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के बनवासी गांव से आगे बढ़ी। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी किसानों से मुलाकात करते हुए दिखे। इस दौरान उनकी कुछ तस्वीरों को शेयर कर कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से लिखा गया है, किसान इस देश की जड़ है और उसे मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी।
बता दें, राहुल गांधी इस यात्रा को कन्याकुमारी से कश्मीर तक कर रहे हैं। इस दौरान वो भारत में सांप्रदायिक राजनीति और आम लोगों के मुद्दों को लेकर बोल रहे हैं और आम लोगों से मुलाकात कर उनको सुन रहे हैं। ये यात्रा 1000 किलोमीटर से अधिक की हो चुकी है। 3 दिवसीय दौरे पर आए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में मुलाकात की। ये मुलाकात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हुई। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरेस ने अपनी यात्रा की शुरुआत मुंबई में ताज पैलेस होटल पर 26/11 हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए की थी। इसके बाद उन्होंने बुधवार को IIT बॉम्बे में संबोधन भी दिया। इस दौरान उन्होंने भारत को मानवाधिकारों को लेकर सीख भी दी। उन्होंने कहा कि अगर भारत अपने यहाँ मानवाधिकारों का ख्याल रखेगा तभी उसकी बात को दुनिया भर में विश्वसनीयता मिलेगी। बता दें, आज उनका 3 दिवसीय दौरा खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे पर आज केवड़िया में वैश्विक अभियान मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की शुरुआत की। मिशन लाइफ पर्यावरण संरक्षण का एक बड़ा अभियान है जिससे करीब 1 करोड़ लोगों को जुड़ने का अनुमान लगाया गया है। मिशन लाइफ के वैश्विक लॉन्च के मौके पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी मौजूद रहे। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर और भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। इस दौरान UN महासचिव ने विकसित देशों से अपील की और कहा कि उनको भारत जैसे देशों को वित्तीय और तकनीकी मदद करनी चाहिए। पुलित्जर पुरस्कार लेने जा रही कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद मट्टू को दिल्ली के हवाई अड्डे पर ही रोकने और अमेरिका न जाने देने के मामले में अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि जर्नलिस्ट सना इरशाद मट्टू को न्यूयॉर्क की यात्रा करने से रोकने की खबरों से अमेरिका अवगत है और करीब से इन घटनाओं पर नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें, सना इरशाद मट्टू फ्रीलांस फोटो जर्नलिस्ट हैं। उनका दावा है कि उनको दूसरी बार विदेश यात्रा से रोका गया। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इजराइल को बड़ा झटका देते हुए यरूशलेम को उसकी आधिकारिक राजधानी के तौर पर दी गई मान्यता को खत्म करने के फैसले का सऊदी अरब ने स्वागत किया। बता दें, इजराइल की राजधानी के रूप में यरूशलेम को मान्यता देने के पिछली सरकार के फैसले को ऑस्ट्रेलिया ने पलट दिया है। पिछली सरकार ने 2018 में मान्यता दी थी। विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि लेबर पार्टी की सरकार ने तेल अवीव को फिर से इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल और फिलिस्तीन शांति वार्ता के जरिए यरूशलेम के मुद्दे को सुलझाएं। वहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इस फैसले की सराहना की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से साझा प्रयास के जरिए फलस्तीन मसले का हल निकालने की मांग की। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।